नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के जो वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण, वो वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चूँकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए 5-6 पार्ट में इसे हम बनाएंगे। छोटा छोटा करीब 20 मिनट 25 मिनट के समथिंग वाला वीडियो, और ये पूरा पार्ट हो जाएगा तो एक बार लास्ट में इसे मर्ज करके एक फुल वीडियो बना देंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा पहला पार्ट रहेगा जीवों का वर्गीकरण। दोस्तों, सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण का प्रयास ये अरस्तु महाशय ने किया था। उसके बाद एक और महाशय आए, जॉन रे नाम का था, जो 17वीं शताब्दी में कोशिश किया था जीवों का वर्गीकरण करने का, लेकिन उनका नाम ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाया। इसलिए इस अरस्तु के बाद इस लिनियस का नाम लिया जाता है, जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया, और इसी लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, आधुनिक वर्गीकरण का पिता चार्ल्स लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1969 ईस्वी में परंपरागत द्विजगत प्रणाली का स्थान व्हिटकर, ये महाशय रहे व्हिटकर, के द्वारा प्रस्तुत 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। और ये 5 जगत प्रणाली थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस, एनिमल। तो आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, और ये रहा व्हिटकर महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। ठीक है, जगत मोनेरा, जिसके अंतर्गत सभी बैक्टीरिया आते हैं। ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी से ही प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया कौन से जगत के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, अब पता चल गया, बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और जगत प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, डायटम और कुछ शैवाल आते हैं। ठीक है, जगत मोनेरा, जिसके अंतर्गत सभी बैक्टीरिया आते हैं। जगत प्रोटिस्टा, जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, डायटम और कुछ शैवाल आते हैं। एक प्रकार से जीव जगत में सबसे नीचे के वर्ग हैं। ठीक है, सभी बैक्टीरिया और अधिकांश प्रोटिस्टा और कई कवक सूक्ष्मदर्शी होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः सूक्ष्मजीव कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब मोनेरा जगत के कुछ लक्षणों की। तो जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी जीव आते हैं। ये आप याद रखेंगे, जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकी जीव आते हैं। ठीक है, कोशिका में दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। लक्षण भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इसलिए मैंने लक्षण भी लिया है कि जगत मोनेरा का क्या क्या लक्षण होता है। और ऐसा हार्ड सवाल आता है, क्योंकि इन्हीं सब से ही प्रश्न बनाया जाता है। एक ठो रॉन्ग आंसर दे देगा और आपको वही पकड़ना रहेगा। ठीक है, इस जगत के जीवों में केवल अलैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। कोशिका के चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। पोषण का स्वपोषी अथवा स्वपोषी विधि का पाया जाना, प्रतिकूल परिस्थिति में रहने की क्षमता का पाया जाना आदि इस जगत के प्रमुख लक्षण हैं। ये रहा किंगडम ऑफ मोनेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बारीकी से पढ़ते हैं मोनेरा जगत के बारे में। सामान्यतः मोनेरा जगत को 3 समूह में बांट सकते हैं। ठीक है, एक बैक्टीरिया, दूसरा है एक टिनोमाइसिटिस, और तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। इसके अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया। ये आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं: मैथेनोजेंस, हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये आर्कीबैक्टीरिया है। आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अब जान लेते हैं जीवाणु कोशिका की संरचना। ठीक, ये रहा जीवाणु कोशिका की संरचना। इसे ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके, और स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो एक कोशिकी जीवाणु में एक कोशिका भित्ति होती है, जो कि कोशिका झिल्ली के बाहर को ढके होती है, और यह पेप्टाइग्लो
पेप्टाइडोग्लाइकान यौगिक की बनी होती है। ठीक है, जो ये कोशिका भित्ति है ये पेप्टाइडोग्लाइकान यौगिक की बनी होती है। सॉरी, बोलने में कुछ मिस्टेक हो रहा है। पेप्टाइडोग्लाइकान यौगिक की बनी होती है। ठीक है, कोशिका में राइबोसोम होते हैं लेकिन अंगकों में कोई झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, जो राइबोसोम होता है वह कोशिका के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपके रहते हैं, ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं कोशिका भित्ति। तो सभी प्रोकैरियोटों में एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका की रक्षा करती है, उसे एक आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति एक रसायन पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है जो केवल जीवाणु में ही पाया जाता है। ठीक है, अब कसाब फ्लैजेला, इसको बोलते हैं कसाब फ्लैजेला, इसी से ही जीवाणु गति करते हैं। ये है कसाब फ्लैजेला। कुछ जीवाणु या दो फ्लैजेला कसाबों की सहायता से गति करते हैं, किसी में ये एक रहता है और किसी में ये दो रहता है, ये आप याद रखेंगे। फ्लैजेला पाइलाई की अपेक्षा अधिक लंबे व मोटे होते हैं। इसकी संरचना यूकेरियोटिक के कसाबों की संरचना से भिन्न होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को घेरती हुई कोशिका भित्ति के नीचे बनी होती है। यह यूकेरियोटों की भांति लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद रखेंगे। आनुवांशिक पदार्थ, इनमें डीएनए का बना एक द्विसर्पिल अणु होती है जो साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियाइड केंद्राव, इसे बोलते हैं केंद्राव, ठीक है, नामक क्षेत्र में स्थित होता है। चूँकि क्रोमोसोम वास्तविक केंद्रक, इसे ही केंद्रक बोलते हैं, अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए जीवाणु प्रोकैरियोट कहलाते हैं। ठीक है, जीवाणु प्रोकैरियोट क्यों कहलाते हैं, मेंस का ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर होगा चूँकि क्रोमोसोम वास्तविक केंद्रक के अंदर, इसके अंदर नहीं पाया जाता। पहले ही बताया, क्रोमोसोम राइबोसोम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चिपके रहते हैं जीवाणु के अंदर, तो ये आप याद रखेंगे। और उसी कारण जीवाणु प्रोकैरियोट कहलाता है, क्योंकि क्रोमोसोम में वास्तविक केंद्रक के अंदर नहीं पाया जाता। अतः मोनेरा जगत में प्रोकैरियोट आते हैं। जीवाणु की अनेक प्रजातियों में क्रोमोसोम के अतिरिक्त डीएनए का भी वलय पाए जाते हैं, जिन्हें प्लाज्मिड कहते हैं, जो बैक्टीरियाई गुणसूत्रों के साथ प्रतिकृति होते हैं और इनमें प्रतिजैविक प्रतिरोध के जीन व जनन कारक आदि पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं कोशिका अंगक। झिल्ली परिसीमित अंगक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट गाल्जी सम्मिश्रित नहीं होते हैं। चूँकि इसमें केवल राइबोसोम ही पाए जाते हैं, इसलिए ये यूकेरियोट से भिन्न होते हैं। ये यूकेरियोट से क्यों भिन्न होते हैं, क्योंकि इसमें एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट गाल्जी सम्मिश्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी कारण यह यूकेरियोट से भिन्न होते हैं, इसमें केवल राइबोसोम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वसन, अब जान लेते हैं जीवाणुओं का श्वसन। जीवाणुओं में 2 प्रकार का श्वसन होता है, एक तो वायवीय होता है, एक अवायवीय होता है। जो वायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय श्वसन होता है वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कोशिका श्वसन या भोजन के अपघटन से ऊर्जा का उत्सर्जन मीजोसोमा से होता है, जो कोशिका झिल्ली के अंदर विस्तार है। क्योंकि यहाँ बताया था मीजोसोमा, ये रहा मीजोसोमा, और यही केंद्रक में स्थित रहता है। ठीक है, और इसी में ही उनका ऊर्जा का विसर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, जनन, अब जान लेते हैं जीवाणुओं के जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन, जीवाणु अलैंगिक रूप से द्विभाजन, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तो द्विभाजन द्वारा, याद रखेंगे। अनुकूल परिस्थिति में एक जीवाणु लगभग 20 मिनट में द्विभाजन द्वारा 2 जीवाणु में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जीवाणुओं में अलैंगिक जनन द्विभाजन द्वारा होता है, ये आप याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं लैंगिक जनन।
कुछ जीवाणु में एक आदिम प्रकार की लैंगिक जनन होता है। यह उच्चतर जीवों के लैंगिक जनन से भिन्न है। यह निम्न 2 चरणों में होता है। ठीक है, 2 संयुग्मनकारी जीवाणु आपस में पिलाई द्वारा, जो लैंगिक जनन है वो 2 टाइप से होता है। पहला टाइप ये है जो 2 संयुग्मनकारी जीवाणु आपस में पिलाई द्वारा जुड़कर परस्पर संपर्क बनाते हैं, और दूसरा है जीवाणु में डीएनए सूत्र का एक खंड दूसरे जीवाणु में भीतर पहुंचा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जीवाणु है तो इसमें कुछ लाभदायक होता है, कुछ हानिकारक होता है। ठीक है, और जीवाणुओं से बहुत सारे रोग भी होते हैं, आप जानते भी हैं, और एग्ज़ाम में रोग भी पूछ देता है और रोग का नाम देके ये भी पूछ देता है ये जीवाणुओं से होता है या और किसी से होता है। तो इसमें आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अधिकतर इसके रोग वगैरह के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग की बात कर लेते हैं। विब्रियो कोलेरी ये जीवाणु का नाम है, विब्रियो कोलेरी, जिससे हैजा होता है। ये आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ठीक है, हैजा किससे होता है? तो हैजा बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है वगैरह, ऐसा पूछा जाता है। कभी पूछ दिया जाता है कौन सी बैक्टीरिया से होता है, तो आप बोलेंगे विब्रियो कोलेरी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अब ये टाइफी से तो टाइफाइड, ये इजी है, इम्पॉर्टेंट तो ये है, याद करने लायक। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, अब ये टिटानी से टिटनेस। कोरिन बैक्टीरियम डिप्टीथीरियाई, अब ये डिप्टीथीरियाई से डिप्टीथीरिया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे टीबी होता है, तपेदिक या क्षय रोग। तो ये तो थी कुछ जीवाणुओं से उत्पन्न रोग। अब जानते हैं जीवाणु से कुछ फायदे भी होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जीवाणुओं के लाभकारी क्रियाएं, जीवाणुओं का नाम एक तरफ और लाभप्रद क्रियाएं। ठीक है, तो राइजोबियम, फली वाले पौधे जैसे मटर, चना, दाल आदि को फली वाले पौधे बोलते हैं, ये तो आप जानते होंगे। उनकी जड़ों में रहता है। ठीक है, राइजोबियम जो फली वाले पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिर कर देता है। ठीक है, जो फिर आगे उपयोगी अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, राइजोबियम ही है जो फलीदार पौधे होते हैं, मटर, दाल, चना, इसके जड़ में उपस्थित रहता है, जो वायुमंडल से अमोनिया स्थिर करता है और उसे अमीनो अम्ल में बदल देता है। बात करते हैं एजेटोबैक्टर जीवाणु, जो मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। जो राइजोबियम होता है वो वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करके उसे अमीनो अम्ल बनाता है, और जो एजोटोबैक्टर है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिर करके एजोटोबैक्टर मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो ये आप याद रखेंगे, क्या कि ये दोनों कन्फ्यूज़न हो जाता है और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, यह स्ट्रेप्टोमाइसिटीज नामक एंटीबायोटिक बनाता है। ये इस नाम का तो दवाई मिलता ही है, आप जानते ही होंगे। लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को दही बनाने काम आता है। ठीक है, मिथेनोजेनिक जीवाणु मलजल में विघटन में सहायता करता है। मिथेनोजेनिक नामक जीवाणु मलजल के विघटन में सहायता करता है, ये आप याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्क बैक्टीरिया। ऊपर बताया था आर्क बैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, टाइप भी पूछ लिया जाता है या इनमें से नहीं है करके भी पूछ लिया जाता है, तो ये आप नाम याद रखेंगे। मिथेनोजेनिक जीवाणु एक टाइप ये है, दूसरा है थर्मो एसिडोफिलिक जीवाणु और तीसरा है हेलोफिलिक जीवाणु। ठीक है, ये 3 टाइप के आर्क बैक्टीरिया होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आर्क बैक्टीरिया 3 टाइप होते हैं, मिथेनोजेनिक, थर्मो एसिडोफिलिक और हेलोफिलिक जीवाणु, याद रखेंगे। इनमें से नहीं है करके भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, अधिकतर ये जीवाणु ऑक्सीजन, जहाँ पे कम ऑक्सीजन रहता है वहाँ असामान्य पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार के आर्किक बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं बारी बारी से मिथेनोजेनिक जीवाणु। ये मल जल व प्राणियों के आंतों में उपस्थित रहता है, पाए जाते हैं। ठीक है, थर्मोएसिडोफिलिक, जहाँ गर्म स्रोत होते हैं वहाँ ये जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, गर्म स्रोतों में पाए जाते हैं थर्मोएसिडोफिलिक, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हेलोफिलिक जीवाणु, ठीक है, लवणी परिस्थितियों में पाए जाते हैं, खारे जल में समझ सकते हैं, अर्थात जहाँ सूर्य की गर्मी से समुद्र जल में लवण के सांद्रण बढ़ जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं यूबैक्टीरिया के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया व अन्य सभी बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, अभी साइनोबैक्टीरिया क्या है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे, पहले इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता था। ठीक, पृथ्वी के आदिकाल से यह एक बहुत सफल समूह था जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता थी। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के दौरान निकली ऑक्सीजन से पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का स्थिर स्तर बढ़ा। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया, पहले इन्हें नीलहरित शैवाल कहा जाता था और यह पृथ्वी के आदिकाल से उपस्थित था। ठीक है, और इसी के कारण ही हमारे जो वायुमंडल है पहले गर्म हुआ करता था आदिकाल में, चूँकि ये आए तब धीरे धीरे यहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन की स्तर बढ़ा। ठीक है, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में अंतर, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जीवाणु और ये साइनोबैक्टीरिया। जीवाणु की मतलब कोशिकाएं छोटी कोशिकाएं होती है और साइनोबैक्टीरिया के अपेक्षाकृत बड़ी कोशिकाएं होती है। कसाब हो सकते हैं जीवाणु में और साइनोबैक्टीरिया में कसाब नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु, हरे जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण एक अलग प्रकार से होता है जिसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता। ठीक है, ये याद रखेंगे। और साइनोबैक्टीरिया हरे पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण होता है। साइनोबैक्टीरिया में हरे पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण होता है, वह सामान्य तरीके से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा। ठीक है, जीवाणु में जो लैंगिक जनन होता है संयुग्मन द्वारा होता है और साइनोबैक्टीरिया में संयुग्मन नहीं देखा गया है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं दूसरे जगत की। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियाट होते हैं। ठीक है, एक यूकेरियाट किसे कहते हैं, तो एक कोशिकीय प्रोटिस्टा को यूकेरियाट कहते हैं। इनमें प्रोटोजोआ, डायटम शैवाल आते हैं। ठीक है, डायटम शैवाल और प्रोटोजोआ। डायटम शैवाल जो समुद्र में पाया जाता है, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, इसे डायटम बोलते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ प्रोटिस्टा जगत के बारे में जान लेते हैं। इनमें झिल्ली परिसीमित अंगक होते हैं, जैसे कि केंद्रक झिल्ली में। बंद क्रोमोसोम में युक्त केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केवल प्रकाश संश्लेषी में क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी काय तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन अंगक है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस जीव के श्वसन अंगक हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा या तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं या परजीवी या मृतोपजीवी। ठीक है, संचलन के प्रोटिस्टा में सिलिया या कसाब होते हैं जिनमें जीवाणु की भांति 9+1 प्रकार की सूक्ष्म नलिकाएं विन्यास होती है। याद रखेंगे, इनमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। कुछ प्रोटिस्टा मनुष्य के लिए लाभकारी तथा कुछ हानिकारक होते हैं। अब इसका वर्गीकरण कर लेते हैं प्रोटिस्टा जगत के। तो एक होता है फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है, ऐसे तो इसके बहुत से वर्ग है, ऐसे 4 वर्ग मेन है। ठीक है, ये रहा प्रोटोजोआ और इससे ही डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण 2 टाइप से किया जाता है, एक तो फाइलम प्रोटोजोआ और दूसरा होता है फाइलम बैसिलेरियोफाइटा। ठीक है, तो बारी बारी जानते हैं। पहले फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। तो राइजोपोडा, इसका उदाहरण है अमीबा। ये ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है ना कि राइजोपोडा किसे कहा जाता है या अमीबा किसे कहा जाता है। आंसर में ये राइजोपोडा दे देगा और
जानते हैं तब तो टिक मार देंगे, नहीं जानते हैं तो फिर ढूंढते रह जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, IMP है, तो इसमें विशेष ध्यान देंगे। अमीबा को राइजोपोडा बोला जाता है, ठीक है। यूग्लिना फ्लैजेलेटा, यूग्लिना को फ्लैजेलेटा बोला जाता है, ठीक है। पैरामीशियम को सिलिएटा बोला जाता है और प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ इसके उदाहरण है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। राइजोपोडा का उदाहरण है अमीबा, फ्लैजेलेटा का उदाहरण है यूग्लिना, सिलिएटा का उदाहरण है पैरामीशियम, स्पारोजोआ का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये रहा प्रोटोजोआ का चित्र। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा जगत के दूसरे टाइप के, तो फाइलम बैसिलेरियोफाइटा, ठीक है। इसके उदाहरण है डायटम शैवाल। इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से बुक में ये सब बारीक जानकारी दिया भी नहीं है, ठीक है। तो फाइलम क्लोरोफाइटा, ये किसका उदाहरण है? क्लोरेला का, ठीक है। फाइलम फियोफाइटा, इसे भूरा शैवाल बोला जाता है, ठीक है। भूरा शैवाल का उदाहरण है फाइलम फियोफाइटा, ठीक है। लाल शैवाल तो फाइलम रेडाफाइटा, रोडाफाइटा, ठीक है। लाल शैवाल तो रोडा और रेड थोड़ा कॉमन लगा लीजिएगा तो आ जाएगा माइंड में, ठीक है। तो ये रहा डायटम समुद्री शैवाल, ठीक है, जो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरेला, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। तो इनको क्या बोला जाता है? क्लोरेला को फाइलम क्लोरोफाइटा, क्लोरेला को, और भूरा शैवाल को फाइलम फियोफाइटा और लाल शैवाल को फाइलम रोडाफाइटा। आगे बढ़ते हैं। अमीबा, अमीबा प्रायः ऐसे अलवणीय जलीय तालाबों व गड्ढों की कीचड़ों में पाया जाता है जिनमें सड़ती गलती पत्तियां पाई जाती है, या कह सकते हैं अलवणीय जल मतलब स्वच्छ जल में, ठीक है। तालाबों, गड्ढों व कीचड़ में मतलब स्वच्छ जल, खारा नहीं। इनमें संचलन के लिए कुछ पादाब होते हैं, इन्हें पादाब से आहार पकड़कर या आहार धानी बना लेते हैं, ठीक है। ये अमीबा के कुछ लक्षण हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है तो आप जान लीजिए। इनमें एक संकुचनशील धानी होती है जिसके द्वारा परासरणीयन होता है। अमीबा लैंगिक जनन नहीं होता, अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है, और यदि होता है तो द्विभाजन के द्वारा होता है। ये आप ध्यान देंगे, अमीबा में लैंगिक जनन नहीं होता है और यदि होता है तो द्विभाजन द्वारा होता है। अब बात कर लेते हैं एंट अमीबा की। इसकी एक सामान्य प्रजाति एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है जिससे मनुष्यों में पेचिश होता है, ठीक है। तो मनुष्यों में पेचिश का कारण होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसकी आकृति अमीबी होती है, ये सेम अमीबा जैसे दिखती है, ठीक है। नए परपोषी का संक्रमण सीधे शिष्ट द्वारा होता है जो संदूषित जल व भोजन के सेवन से अंतड़ियों में पहुंच जाते हैं। दूषित जल, दूषित भोजन से यह हमारे शरीर में पहुंच जाता है जिसके कारण हमें पेचिश होता है। इससे पेट दर्द, ऐंठन, उबकाई तथा मल खून में श्लेष्मा का आना, ये इसके लक्षण हैं। तो ये ध्यान देंगे, ऐसा कुछ होता है तो जान लीजिए, मतलब दूषित भोजन या दूषित जल के सेवन से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हमारे शरीर के अंदर आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम या मलेरिया परजीवी, ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जीवन चक्र 2 प्रावस्था में होती है, ठीक है। इसका जीवन चक्र 2 प्रावस्थाओं में होती है, लैंगिक व अलैंगिक, ठीक है। पहला अलैंगिक प्रावस्था मनुष्य के रक्त में संपन्न होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप हर चीज़ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का अलैंगिक अवस्था मनुष्य के रक्त में होता है, और लैंगिक अवस्था बोले तो मादा एनोफिलिस मच्छर से संपन्न होता है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं यूग्लिना। यूग्लिना रुके पानी, तालाब, गड्ढों तथा नाले आदि में सड़ते गलते जैविक पदार्थ मौजूद हो में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं। पेलिकल, यह लचीला आवरण है जो प्रोटीन का बना होता है। यूग्लिना का जो पेलिकल होता है वह एक लचीला आवरण होता है। ये रहा यूग्लिना का चित्र और ये दिख भी रहा है लचीला, तो ये प्रोटीन का बना होता है, याद रखेंगे। साइटोस्टोम तथा आशय। साइटोस्टोम कोशिका मुख होता है जिसमें से भीतर का एक नलिकार साइटोफैरिंक्स निकलती है। यह आशय नामक थैली से खुलती है। ठीक है। संकुचनशील धानी, इसके द्वारा परसरण नियमन होता है। कशाब, इसके द्वारा जल में संचलन होता है। क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोफिल होता है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और इनमें जनन द्विभाजन द्वारा होता है। ये आप याद रखेंगे, जो यूग्लिना होता है इनमें भी जनन द्विभाजन द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डायटम। डायटम लवणीय जल तथा गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्वच्छ जल में भी, खारा जल में भी, गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है। डायटम हजारों प्रजाति जलीय प्राणियों का आहार बनता है। डायटम की हजारों प्रजातियां जलीय प्राणियों की आहार बनती है। डायटम या तो एक कोशिकीय हो सकती है या कॉलोनी के रूप में या तंतु के रूप में विभिन्न आकृतियों में हो सकती है। ठीक है, या एक कोशिकीय हो सकती है, कॉलोनी के रूप में हो सकती है या तंतु के रूप में विभिन्न आकृतियों में हो सकती है। ठीक है। इसके और लक्षण है, प्रत्येक कोशिका में एक अकेला सुस्पष्ट केंद्रक व प्लास्टिक होते हैं। ये कवच कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं जिससे सिलिका विद्यमान रहती है। ठीक है। डायटम इसे ही शैवाल कहते हैं। अब जान लेते हैं, ये क्या हो गया। ठीक है, इसके कुछ उपयोगिता के बारे में जान लेते हैं। शैवालों की उपयोगिता, इसे ही डायटम बोला जाता है। ठीक है। मछलियों के लिए भोजन प्रदान करना। इसमें विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में रहता है। इसे कई जगह खाद्य पदार्थ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। शैवालों में, हर शैवाल में नहीं, कुछ शैवालों में, आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि इसमें विटामिन ए और ई पाया जाता है। अभी फ़िलहाल ये जानिए, इसमें विटामिन ए और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अनेक समुद्री शैवाल आयोडीन, पोटेशियम तथा अन्य खनिजों के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, याद रखेंगे। चौथा है, नीलहरी शैवाल वातावरण को नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। इस प्रकार ये पौधों के लिए प्राकृतिक उर्वरक का स्रोत है, जैसे कि ऊपर पढ़े हैं। शैवालों का एक वर्ग डायटम अपनी दीवारों में सिलिका जमाते हैं। मृत्यु के बाद ये प्राणी जीवाश्म बन जाते हैं जिसके निक्षेप बड़ी मात्रा में फिल्टरों तथा भट्टियों के स्तर बनाने में किए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भट्टियों और फिल्टरों में स्तर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और ऑप्शन में शैवाल तो रहेगा ही, अब जानते हैं तो टिक मार के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा शैवाल, ये इसे शैवाल बोलते हैं। ऊपर पढ़ चुके हैं, लाल शैवाल, भूरा शैवाल, क्लोरेला। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।